नमस्कार। आज का एपिसोड शायद उन सबसे महत्वपूर्ण बातचीतों में से एक है जो हर जन को सुननी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में एक अपनी ग्लोबल कैंसर स्टेटस रिपोर्ट 2026 जारी की है। और इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि आने वाले वर्षों में हर 5 में से एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी कैंसर का सामना कर सकता है। लेकिन ये रिपोर्ट में एक उम्मीद की बात भी है कि लगभग 40% कैंसरों को रोका जा सकता है। मीन्स 40% ऑफ द कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल। तो सवाल ये है कि जब हमें पता है कि कैंसर को रोका जा सकता है और ट्रीटमेंट मोडालिटीज भी इम्प्रूव्ड हो चुकी हैं पहले की अपेक्षा, तो फिर यह कैंसर के केसेस इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ देश के जाने माने सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन संचेती आज हमारे पॉडकास्ट। Thank you, dear. Thank you, Dr. Gaurav and Chip Foundation for giving me this opportunity to share my thoughts. तो डॉक्टर नवीन, एक्चुअली मैं ये रिपोर्ट अभी हाल ही में देख रहा था, पढ़ रहा था। करीब करीब 280 पेजेस की रिपोर्ट है। तो इसमें मेरे को कुछ चौंकाने वाले आंकड़े मेरे सामने आए। उसमें से सबसे पहले जो आंकड़ा जिसने मेरे को सबसे ज्यादा चौंकाया वह यह था कि 2024 में लगभग 2.06 करोड़ न्यू कैंसर केसेस वर एडेड। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि यह आंकड़ा करीब करीब 3.5 करोड़ नए कैंसर के मरीज वुड बी एडेड अ ईयर बाय 2050। तो ये मामले इतनी तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? इसके पीछे की वजह क्या है? Most importantly, nowadays कैंसर का डायग्नोसिस बहुत हो रहा है, इंसिडेंस भी बहुत हो रहा है। रीजंस एग्जैक्टली वही हैं जिस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए और एनजीओस को काम करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है उसका टोबैको एंड इट्स इनटेक। 40% ऑफ द कैंसर जो है वो प्रिवेंटेबल है, और उसमें से भी 40% सिर्फ एक ही कारण से है, टोबैको। किसी ना किसी तरीके से हम उसका जिसका इनटेक कर रहे हैं। सेकंड जो मोस्ट कॉमन है वो है अल्कोहल। थर्ड जो आज की डेट में देखा जाता है वो है फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, डाइट चेंजेस, और व्हाट वी कैन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एंड कुछ केसेस इन्फेक्शन के कारण है। ये वो सबसेट है जो कैंसर का जिसको हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके। सो आप कहना चाहते हैं मोस्टली कि इसमें लाइफ स्टाइल भी एक मुख्य कारण है और हैबिट्स, टोबैको कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको चाहे स्मोकलेस टोबैको हो, तंबाकू, चैनी खैनी, गुटखा या स्मोकिंग की फॉर्म में हो, तो ये सब मुख्य कारणों में से एक है। और सर, ये रिपोर्ट में ये भी मैंने देखा कि देयर इज अ रीजनल पैटर्न कि एशिया में कुछ ये जो आंकड़े ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली इंडिया एंड चाइना। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये बीमारी के हो सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे खांसी है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ कफ। हम सोचते हैं इन्फेक्शन हो गया होगा, ट्यूबरक्लोसिस हो गया होगा, तब वो एंटीबायोटिक्स एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स लेते रहते हैं, और लास्ट में जब वो ठीक नहीं होता तब हम इवेलुएट कराते हैं और जानते हैं कि ये कैंसर है। तो lack of awareness is one of the most important factors. Second is lack of screening modalities. कोई स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है कैंसर का। We have a huge population of 140 crores. So as such, government cannot give us screening programs. We are still a developing country. These are costly investigations. So awareness नहीं है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है। तीसरा जो वैक्सीनेशन है, कुछ कैंसर्स हैं जिनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो वाइड स्प्रेड नहीं है। The most ओके। important thing is that availability of those vaccines all across the country is not there. So screening, lack of awareness, lack of vaccination, this is the main point. ओके। सो आपने जितने भी कारण ये बताए, मुझे लगता है यही रिस्पॉन्सिबल है कि लगभग लगभग 1 करोड़ कैंसर मरीज अपनी जान खो बैठते हैं हर साल।
और सर इस रिपोर्ट में एक और आंकड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग था जो एक्चुअली बहुत मेरे को डेंजरस भी लगा। वो यह था कि 1 in 5 people विल डेवलप कैंसर इन देयर लाइफ टाइम। तो सर ये इतनी हाई प्रोबेबिलिटी, ये हमें मेरे को इसको जान के डर लगता है कि इतनी हाई प्रोबेबिलिटी है, हम इससे डरना चाहिए। और क्या ये सच में ऐसा है कि भाई 5 में से 1 व्यक्ति को कैंसर हो जाएगा अपने जीवन काल में, और इस प्रोबेबिलिटी को हम कम कैसे करें? The most important is probability is increasing. Reason is same. The incidence is increasing. Incidence बढ़ता जा रहा है। अगर हम अपनी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को माने 700 या 800 करोड़, अगर हर साल अगर 3.5 करोड़ को हो रहा है, और हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और एन एवरेज 70 ईयर्स है, तो आप सोचिए कि 210 से 250 करोड़ लोगों को कैंसर हो सकता है उस लाइफ अगले 70 सालों में। सो हम अपनी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को रखें, और जो पॉपुलेशन है जिसको बीमारी हो सकती है उसको देखें, तो इट इज ऑलमोस्ट 1:5 और 1:6। यस सो यस। इतनी हमारी प्रोबेबिलिटी है कैंसर डेवलप होने की। यस यस। और ये प्रोबेबिलिटी 1 in 5 इज ग्लोबल, और इंडिया में ये करीब करीब 1 in 9 का रेशो आता है। तो सर इसमें ये भी है कि भाई अगर हम 5 ईयर सर्वाइवल रेट का पैटर्न देखें, तो जो हाई इनकम कंट्रीज है उसमें 5 ईयर सर्वाइवल रेट इज अराउंड 85%। और जो लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, देयर द 5 ईयर सर्वाइवल रेट इज 45%। तो जो डिजीज है उसकी बायोलॉजी सेम है, बट ये डिफरेंस क्यों है कि इन मतलब देयर इज अ रीजनल वेरिएशन कि हम कहाँ रहते हैं, उस पर मोर्टेलिटी का सर्वाइवल रेट डिपेंडेंट है। व्हाई इज इट इसमें सो? दो दो चीजें हैं। फर्स्ट इज डिजीज बायोलॉजी। इस रिपोर्ट में तो उन्होंने लिखा है कि डिजीज बायोलॉजी इज ऑलमोस्ट द सेम, बट इंडिया में वी हैव आवर ओन प्रॉब्लम्स। वी हैव वेरी अग्रेसिव डिजीज, like I'm giving an example of breast cancer. We have very aggressive disease. The disease is being diagnosed at very much younger patients, and majority of the patients are coming in advanced stages. Whereas in US, UK or other developed countries, वहाँ पे एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। लोग स्क्रीनिंग कराते हैं तो छोटे से छोटा अर्ली स्टेज कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। वहाँ पे डायग्नोस्टिक सर्विसेज बहुत एडवांस्ड है, तो जल्दी से जो डिटेक्ट हुआ है उसको डायग्नोज करते हैं, उसको मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट सेंटर्स में ट्रीट करते हैं। एडवांस सर्जरी, एडवांस रेडिएशन, प्रिसीजन मेडिसिन, तो ये सब सुविधाएं वहाँ पे हैं। काफ़ी जगहों पे यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव केयर है। तो इससे क्या है, डायग्नोसिस अर्ली है, स्क्रीन डिटेक्टेड है, ट्रीटमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ है, और रिजल्ट्स आर बेस्ट। सेकेंडली, उनकी गवर्नमेंट क्या है, R&D पे खर्च करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रायल्स में खर्च करती है, सो दैट दे हैव द लेटेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल, एंड द ट्रायल ड्रग्स आर अवेलेबल इन दैट country which are unfortunately not available in our country. So lack of screening, lack of detection, and lack of treatment standardized. हम्म। तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ये रीजनल, दो द बायोलॉजी सेम, क्वाइट सेम, बट रीजनल वेरिएशन इसलिए क्योंकि जो लोग हैं, एक तो वो वहाँ के लोग ज़्यादा बेहतर, दे हैव मोर नॉलेज, दे आर मोर अवेयर, और वहाँ पे डायग्नोस्टिक और डिटेक्शन की जो मेथोडोलॉजी, इट इज़ मोर स्ट्रक्चर्ड। ट्रीटमेंट का अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी इज क्वाइट बेटर देन कंपेयर टू लो इनकम कंट्रीज। So these are the more important reason which you have highlighted. Okay. सर जैसे कि हम लोग ग्लोबली वी आर फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सो वी हैव आर SDG थर्ड विच इज गुड, अचीविंग गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सो उसी के अंडर वी हैव अ सब गोल कॉल्ड SDG 3.4, which basically aims to target the to reduce the premature cancer mortality by 1/3 by 2030। बट ये जो WHO की जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, इट सेज कि देर वर ओनली 12 कंट्रीज जिसने कि ये SDG 3.4 का जो टारगेट है इट हैज अचीव्ड, एंड 48 कंट्रीज हैव एक्चुअली हैव वर्सन इन अचीविंग दिस टारगेट। सो एज वी हैव हाईलाइटेड many a times, और ऐसा इट्स ओपन कि कैंसर इज नाउ द लीडिंग कॉज अमंग NCDs, कार्डियक कॉजेज हो चाहे मेटाबॉलिक डिजीजेस के कारण मोर्टेलिटी हो, सबको पछाड़ दिया है कैंसर ने।
तो सर इतना मेडिकल एडवांसमेंट होने के बावजूद भी हम इसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? अगेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इन कैंसर जब पेशेंट हमारे पास आता है, बिकॉज उसको अवेयर नहीं है सिम्टम्स और साइन के कारण, वो एडवांस स्टेज में आता है। यूके और यूएस जैसी डेवलप कंट्रीज में जो एडवांस केसेस होते हैं 1/4 होते हैं। 1/4 ऑफ देयर केसेस आर स्टेज 3 और स्टेज 4। हमारी कंट्री में 2/3 मीन्स मोर देन 65% केसेस आर डायग्नोज्ड इन स्टेज 3 एंड स्टेज 4। उसके उपरांत बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं। पेशेंट्स डायग्नोज लेट होते हैं, ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी कम है, और जब डिले इन ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस होता है तो हमारी मोर्टेलिटी रेट्स भी हाई हैं। इन सब कारणों के कारण हमारे कंट्री के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं या गोल्स हैं उन्हें हम अचीव नहीं कर पा रहे। ओके। तो सर एक्चुअली पहले ऐसा समझा जाता था कि भाई कैंसर जो है 50-60 के बाद ही बीमारी होती है, बट आजकल ये यंगस्टर्स में भी बहुत बढ़ रहा है। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यंगस्टर्स को? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी कांट चेंज आवर जेनेटिक्स। ये कैंसर जो एक बीमारी है जो जीन जेनेटिक भी होती है 6 to 8% केसेस में, बट जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को, अपने हैबिट्स को। लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना मीन्स फिजिकली एक्टिव होना, बैलेंस्ड फूड एंड न्यूट्रिशन लेना, अल्कोहल और टोबैको जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं एज फार एज कॉजेज ऑफ कैंसर, उनसे दूर रहना। जो इन्फेक्शंस हैं जिनके कारण कैंसर हो सकता है उसका ट्रीटमेंट करवाना, और जिन जिन बीमारियों की वैक्सीन अवेलेबल हैं उन उन बीमारियों की वैक्सीन लेना इन करेक्ट टाइम फ्रेम। ये 4-5 जो फैक्टर्स हैं अगर हम करें तो हम जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं वो यही है। इनको अगर हम करेंगे तो हमारा जो कैंसर का बर्डन है वो काफी कम हो जाएगा। यंगस्टर्स ऑल शुड राइट। बी यंगस्टर्स शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके। सर अगर जैसे मतलब आई वुड लाइक टू हैव समथिंग, अगर आप मैसेज देना चाहें स्पेशली फॉर यंग वुमेन हु आर इन देयर मिड 30s मिड 40s, तो उनको अपनी स्क्रीनिंग कैसे प्लान करनी चाहिए? अगर हम कैंसर को पॉइंट ऑफ व्यू मानते हैं, तो हाउ दे शुड प्लान देयर स्क्रीनिंग सो दैट दे कैन प्रिवेंट तो कैंसर दो अमंग कैंसर देम। जो ब्रेस्ट कैंसर है और सर्वाइकल कैंसर, ये बहुत कॉमन कैंसर्स हैं। इनफैक्ट ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स इन इंडिया। 1/4 ऑफ ऑल कैंसर्स इन फीमेल्स आर ब्रेस्ट कैंसर। इसकी भी एक स्क्रीनिंग मोडालिटी है। सर्वाइकल कैंसर विच इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स इज ऑल्सो कैन बी diagnosed by screening or by simple test. Starting from breast cancer, simple screening modality like mammography can be done after the age of 40 every year, or at least every 2 years. This is the first and very simple test which can be done by in daycare, in OPDs. It is available all across the country and the results are available instantly. अगर इसमें बीमारी होती है तो बहुत अर्ली स्टेज पे पता चल जाता है, और अगर उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सेकेंड इज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। हर फीमेल जो मोर देन 30 years एंड अबव हैं उनको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए सेकेंड वीक ऑफ पीरियड्स में आफ्टर टेकिंग बाथ। अपने आप को हम ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, तो हम नहाने के बाद अपने ब्रेस्ट को वॉच की तरह 12 o'clock, 9 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock इस तरह से पूरा कंप्लीटली सर्कल की तरह अगर फील करें, चेक करें, उसके बाद नहाने के बाद में, लेटने के बाद में भी चेक करें, तो हमें पता चल जाएगा कि छाती में कोई गांठ तो नहीं है, स्किन के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं है, निपल का कोई डिविएशन तो नहीं है, या बगल में कोई गांठ तो नहीं आ रही। ये सिंपल टेस्ट है जिससे हम बीमारी अगर हो तो हम बहुत अर्ली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, सर्वाइकल कैंसर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो जो लेडी उस एलिजिबल एज ग्रुप में है जिसको कैंसर वैक्सीनेशन लग सकती है 11 to 24 के आसपास, तो उनको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। उसके बाद में सेकंड इज टेस्ट जो पैप्समियर होता है, और एचपीवी डीएनए। ये सिंपल ऑफिस बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें कोई पेन नहीं है, कोई एनेस्थीसिया नहीं है। गायनेकोलॉजिस्ट या सर्जन के पास जाएंगे, 1 to 2 minutes में टेस्ट हो जाता है एंड रिपोर्ट्स आर अवेलेबल नेक्स्ट डे। इस हो तो हमें काफी टाइम 7 to 10 years का लीड टाइम मिल जाता है कि हो सकती है बीमारी। तो ये दो सिंपल टेस्ट है, मेमोग्राफी एंड पैप्समियर डीएनए,
जिससे हमें पता चल जाता है कि ये बीमारी हो सकती है और हम उसका इलाज कर सकते हैं इन अर्ली स्टेजेस, जिस टाइम पे इलाज करने पे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके। ओके, तो आई मीन यू मीन टू से कि देर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग द स्क्रीनिंग टेस्ट अमंग वुमेन, यंग वुमेन, उसकी वजह से वो लेट स्टेजेस में दे अराइव टू द डॉक्टर्स, और दे अराइव इन थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, और उसकी वजह से देर इज अ हाई मोर्टेलिटी। सो अगर वह टाइमली अपना स्क्रीनिंग को प्लान करेंगे इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, एंड दे वुड बी मोर अवेयर, तो यह जो मोर्टेलिटी है ये कम की तरफ, कम आंकड़ा कम की तरफ जाएगा। ओके। सर अभी एक और उसमें रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला फैक्ट ये था कि कैंसर जो है इट बैंकरप्ट्स द फैमिलीज, ओवर, एंड इट हैज आल्सो साइटेड कि ओवर हाफ ऑफ द पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट, दे फेस मेंटल हेल्थ स्ट्रेन, एंड मोर देन हाफ ऑफ देम फेसेस फाइनेंशियल कैटास्ट्रॉफी। तो ये मेरे को जानना है कि यह कैंसर जो है सिर्फ मरीज की बीमारी नहीं है, यह पूरे परिवार को प्रभावित करती है। सर इसमें आपकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, आप उसमें प्रैक्टिकल वे में समझाइए कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक्चुअली मरीजों को क्या परेशानी होती है, कैंसर पेशेंट्स को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हमारे यहाँ जो इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है दैट इज वेरी लेस। Some figures says it's 5 to 6% and many figures says it's less than 10%. So bottom line ये है कि 90% and above patients have to finance their own treatment. Second, government support program, despite this government is giving a universal health coverage for anyone above 70, but उतना limited है फॉर यंगस्टर्स जिसमें अभी बीमारी हो रही है। थर्ड, जो हमारी इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज है दैट इज नॉट देयर, रेफरल सिस्टम नहीं है, रजिस्ट्रीज नहीं है, सो पेशेंट को खुद पे करना पड़ता है, खुद अपनी जेब पॉकेट से पे करना पड़ता है। एंड ट्रीटमेंट इज, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज काफी कम है या फैसिलिटीज काफी कम है, पब्लिक सर्विसेज ना के बराबर हैं, तो प्राइवेट सेक्टर इट इज कॉस्टलियर। सो दैट इज द रीजन हमेशा ये लोग कहते हैं कि कैंसर मरीज की बीमारी नहीं है, पूरी फैमिली को हो जाता है, बिकॉज दे हैव टू गिव फॉर ट्रीटमेंट, प्रोवाइड फॉर न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी, अदर एलाइड थिंग्स। इट इज नॉट जस्ट ओनली द सर्जरी और कीमोथेरेपी और रेडिएशन। ओके। और सर इसी में मैंने ये रिपोर्ट में यह पढ़ा था कि द ग्लोबल कॉस्ट ऑफ कैंसर इज 33 ट्रिलियन by 2050. That means it would be around 0.55% annual tax on global GDP. So this number is huge. ह्यूज, इट्स स्टैगरिंग। Yeah. सर एक बार मैं आपका फोकस दोबारा से 40% वाले नंबर पे लेके आना चाहता हूँ, दैट 40% ऑफ द कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल। तो ये हमें पता है, जानकारी है, दैट वी हैव लॉट मैनी एविडेंस बेस्ड मेजर्स which through which we can prevent lot many cancer, 40% of the cancer। तो भी आदमी बदलाव क्यों नहीं करता, और आपकी क्या सलाह रहेगी कि आज से वो बदलाव शुरू करें। सी, जो भी प्रिवेंटेबल कॉजेज हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, टोबैको, अल्कोहल या कैंसर की जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, एक दिन में नहीं होते। आपने गाड़ी चला रहे हैं, आपने आंखें बंद की, एक्सीडेंट हो गया, दिस इज इंस्टेंट। अगर मैं टोबैको ले रहा हूँ या स्मोक कर रहा हूँ, कैंसर उस टाइम नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, इट टेक्स टाइम टू डेवलप। सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग कि ये मेरा पॉजिटिव फैक्टर है। आप देखेंगे हर सिगरेट के पैक पे लिखा हुआ है स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। इतनी या सरोगेट एडवर्टाइजमेंट हो रही है पान मसाला की, यू विमल पान मसाला पहचान जिंदगी की। सो इस तरह से ये हमारे ब्रेन में इनग्रेन कर दिया गया है, खासकर यंगस्टर्स के, कि आप खाओ, दिस इज व्हाट, इफ यू आर गोइंग टू टेक दिस, ये पान मसाला खाने से आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो वो लाइफस्टाइल के अंदर आ गए हैं, मल्टीपल एनर्जी ड्रिंक्स आ गई हैं। आप देखिए कितना ज्यादा इंस्टेंट फूड डिलीवरी हो रहा है। ये सब क्या कर रहा है, हमारी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहा है, हमारे डाइटरी पैटर्न को चेंज कर रहा है। हम मोर एंड मोर वेस्टर्नाइज फूड खा रहे हैं, जो पैकेट फूड है हम मोर एंड मोर प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस प्रोसेस्ड फूड। खा रहे हैं। तो हमारा रॉ और जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, वो हम कम करते जा रहे हैं। तो हमारी जो चीजें चेंज होने के कारण ये बीमारी बढ़ती जा रही है। फिजिकली इनएक्टिव हैं, आफ्टर कोविड एवरीवन इज ऑन स्क्रीन, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो फोन हो।
Obesity is a major factor even in youngsters. So these kinds of things are increasing. So एक दिन में नहीं होता, तो इसलिए लोगों को लगता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेट अस एंजॉय द डे, एंजॉय द मोमेंट। बट वो एंजॉय के चक्कर में वो एक ऐसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं और वो कंटिन्यूअस आपको वो देती है, इसके लिए प्रॉब्लम आती है। तो पीपल हैव टू स्टॉप टोबैको इन ऑल फॉर्म्स। आज बंद करेंगे तो 5 से 7 साल लगेंगे उसके इफेक्ट को खत्म होने में, धीरे धीरे खत्म होने में। All right. So, sir, among the measures which you have suggested, so alcohol, tobacco, these should be absolute no for our youngsters. Definitely, not And even, also, sorry. yes, yes. Initially we used to say that it's good for heart. Recent data says cardiologist की जो main उनका association है, they also say even 130 ml of peg is not good. That also can cause cancer. So for oncological point of view, even 30 ml is not good. So it should be absolute no to alcohol and tobacco in all forms. ओके, आई होप कि ये जो आपके मैसेजेस हैं इट शुड रीच मोर एंड मोर यूथ, स्पेशली जो मेट्रोज में, जो कॉरपोरेट में जो यंगस्टर्स काम करते हैं। मैं उनको देखता हूँ गुड़गांव में, मुंबई में, बैंगलोर में। उनको स्ट्रेस होता है तो दे गो आउट फॉर स्मोकिंग, और वो 2 या 3 सिगरेट दे स्मोक बैक टू बैक, एंड दे डोंट इवन काउंट कि कितनी सिगरेट पी रहे हो। सो आई होप कि आपका मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तक पहुँचे। Sir, next is an important finding was there regarding HPV vaccine, that its uptake is too slow. I mean, the coverage, it was 17% in 2019, and in 2026, that is in the current year, the coverage has reached 31%. Though we could see the improvement, but we are actually far short of achieving our 90% goal by 2030. तो हाउ डू यू सी कि ये जो लैग है ये हमको कितना कॉस्टली पड़ेगा? The thing is that it was introduced in our national immunization schedule 2 years back. 2 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में डाला कि कैंसर प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन देना है। 28 फेब को ये लॉन्च हुआ है, दिस ईयर 2026 लॉन्च हुआ है। सो बाय दैट टाइम जनरल पब्लिक जिसको जो नो दे आर नॉट अफोर्डिंग दैट थिंग, अवेलेबिलिटी इज नॉट देयर, तो वो तो अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगा रहे थे। अब गवर्नमेंट के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आ गया है तो वो सिंगल शॉट लग रहा है। And we have a huge population. We are the largest population in the world. So it will take time and we don't have that kind of numbers. 2 करोड़ वैक्सीनेशन की जरूरत है तो हम उतने वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे, इसलिए कवरेज कम है। दूसरा, बहुत सारे मिथ्स हैं। काफी लोगों में मिथ है कि वैक्सीनेशन से इनफर्टिलिटी हो जाएगी या जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बियर करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो काफी सारे मिथ्स भी हैं इसके साथ, बिकॉज हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स है, इतनी सारी चीजें, बिलीव्स एंड सिस्टम्स हैं, तो हमें उससे फाइट करना पड़ता है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस की एक सिंपल वैक्सीनेशन, जैसे हमने पोलियो में किया, यूनिवर्सल पोलियो इम्यूनाइजेशन किया था, वैसा ही इसमें करना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम, थिंग्स आर इम्प्रूविंग, गवर्नमेंट्स आर इन्वॉल्विंग, अदर पीपल लाइक एनजीओज, अदर स्कूल्स, अदर थिंग्स आर इन्वॉल्व। इट विल बी देयर बट इट विल टेक टाइम। All right. And so the report also suggested that there is a huge regional variation among in this HPV vaccine coverage. If you see the first dose coverage, then the southeast region has only 14% girls which are HPV vaccinated. And if you see in Europe, the number is around 41 to 44%. And in America, it has reached around 70%. So, and I was also reading that WHO Best Buys report 2024. So, in that it was said कि भाई the most cost effective intervention that we have is tobacco control, then community health education and awareness programs, and the third one is the HPV vaccine. I mean, in a 1 or 2 shot, you are preventing a major cancer. So, I mean, I would request and appeal to the parents, so they should plan their HPV vaccine for their children, and it is also indicated for males also. Yes, Yeah. in developed countries, their governments have approved for males,
बट इन आवर कंट्री अभी तो हम अपनी फीमेल चिल्ड्रन को नहीं दे पाए हैं, तो मेल्स को यस, कैसे? यस, इशू यस, इज दैट। यस। सो वी आर होपफुल कि ये कवरेज तेजी से बढ़े among our वुमेन्स। एक सर ये भी है कि इंडिया में द बिगेस्ट बॉटलनेक इज अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोस्टिक्स। सो आपको क्या लगता है कि इंडिया में व्हाट वी शुड डू कि हम ज्यादा से ज्यादा कैंसर को समय से पहले पकड़ सकें? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिसका सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड वो रहता है, अपील रहती है, वो है अवेयरनेस का। हम अपने जो फिल्म स्टार्स हैं, हमारे जो स्पोर्ट्स मीडिया, स्पोर्ट्स के जो स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स, उनको बोलें, उनको हम इन्वॉल्व करें कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स में। हम्म, सेकेंड इज कि दे शुड बी क्लब्ड विद स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स। First is awareness, second is screening. The modality of the screening should be available in every district hospital. We have 500 plus districts. It should be available in all district hospital. Mammography, pap smear, head and neck examination. Third is we should have and we should focus on universal vaccination. Even government is after this. Vaccination should be there for each and every female who is more than 11 years up to 15 years. सो ये अगर हम तीन चीजें करेंगे, अवेलेबिलिटी रखेंगे स्क्रीनिंग मोडालिटीज की, अवेयरनेस बढ़ाएंगे जिसमें हम फिल्म स्टार्स और अपने जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको रखें, और वैक्सीनेशन करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। सर इसमें नंबर इतना ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है एंड एज वी ऑल नो दैट कैंसर ट्रीटमेंट इज आउट ऑफ रीच फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। सो आपको लगता है कि भाई नंबर इतनी तेजी से बढ़ रहा है और हमारा देश क्या प्रिपेयर है? डू वी हैव गुड गुड नंबर ऑफ डेडिकेटेड कैंसर इन अ कंट्री? फर्स्ट इन ए ग्लैंस आंसर इज नो। वी आर स्टिल हैविंग बिट्स एंड पीसेस में है। देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट जो सेंटर्स हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, यस। जबकि बीमारी कहीं और है। अगर पेशेंट बीकानेर का है, उसको वहां से यहाँ आना पड़ता है ट्रीटमेंट कराने के लिए दिल्ली में, तो बीकानेर में वो ट्रीटमेंट होना चाहिए। दूसरा, स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स नहीं है, नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट की कमी है। ट्रीटमेंट तो बाद में, पहले डिटेक्शन सेंटर होना चाहिए, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स डिटेक्ट करे, डायग्नोस करे, उस चीज को प्रॉपर जगह पर रेफर करे, और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। सो अभी भी हम ऑन्कोलॉजिस्ट में ही एक वो नहीं है कि हमें एक ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए एक पर्टिकुलर बीमारी का। तो मोरलेस देयर शुड बी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड एसओपीज, एंड रेफरल सिस्टम शुड बी रोबस्ट। हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम है, उसको रोबस्ट होना पड़ेगा, जैसे हमने ट्यूबरक्लोसिस में किया। ईच एंड एवरी पेशेंट हु इज डायग्नोज्ड विद ट्यूबरक्लोसिस, मैंडेटरी है कि उनका वेबसाइट पे नाम होना चाहिए। वैसे ही जो भी पैथोलॉजी में, जो भी रेडियोलॉजी में पेशेंट डायग्नोस होता है, चाहे वो हमारी कंट्री के लेंथ और ब्रेथ में कहीं पे भी हो, सिस्टम पे नाम आना चाहिए। उसको ये बताना चाहिए कि भाई आपके नियरेस्ट ऑन्को सेंटर्स ये हैं, ये आपका रीजनल कैंसर सेंटर है, या ये मेडिकल कॉलेज है जिसमें कैंसर की सुविधा उपलब्ध है, तो आपको वहाँ रेफर करना चाहिए। तो ये बहुत रोबस्ट होना चाहिए। इनकम्प्लीट, inadequate evaluation और incomplete treatment should not be done. That is detrimental. अब हेड नेक कैंसर का इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट सर्जरी हो जाता है, उसके बाद हमें जब वो पेशेंट दोबारा आता है, रेकरेंस के साथ आता है या इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट के साथ आता है, so things are very bad. So it should be good detection, diagnosis and treatment referral of country, and government is trying to do it. हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खोल रही है, रीजनल कैंसर सेंटर्स को और इक्विप्ड कर रही है। मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने रीजनल कैंसर सेंटर्स बना लिए हैं, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बना लिए हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया है जज्जर में। सो दे आर टेकिंग सम स्टेप्स, बट दो स्टेप्स नीड टू बी मोर एंड मोर वाइड स्प्रेड। Yes. Yeah, actually, because the healthcare system is very unstructured, fragmented, when we talk about cancer care. So because of this, lot many patients, they quit the treatment in between and they lose their life and the number is huge. So I hope कि जो हमारे successful models हैं उनको follow करके we should have a structured
and streamlined cancer protocols and programs. सर नेक्स्ट ये है कि इसमें इंडिया का आयुष्मान भारत जो है, it has been praised in this report कि Yes. it is a step towards achieving the universal health coverage. So ये आयुष्मान भारत जैसी जो योजना है, ये कैंसर मरीजों के लिए वास्तव में क्या मददगार साबित हो रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब आयुष्मान भारत लॉन्च किया, दे लॉन्च्ड इट फॉर 50 करोड़ पीपल, 50 करोड़ लोगों के लिए किया। ज्यादातर वो लोग जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है या एट द पॉवर्टी लाइन है। पर प्रॉब्लम ये है कि अवेलेबिलिटी नहीं है फैसिलिटीज की। जिन जिन हॉस्पिटल में आयुष्मान फैसिलिटी अवेलेबल है, वो कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर्स नहीं है। जो कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, उसमें अगर आयुष्मान अवेलेबल भी है तो लिमिटेड नंबर्स में है या एक या दो डिपार्टमेंट्स में है। तो गवर्नमेंट ट्रीटमेंट करवाती है आयुष्मान सेंटर के थ्रू, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट नहीं है। वो एसओपीज फॉलो नहीं करते, जैसे कंप्लीट इवैल्यूएशन नहीं कर पाते, स्टेजिंग वर्कअप नहीं करते, या दे आर नॉट ट्रेन्ड ऑन्कोलॉजिस्ट इन दैट सेंटर। So government has taken a step towards universal health coverage, but right now it is too, because we are 140 crores and so many things are there. So it will take time, and yes, it is in the step in the right direction, but yes, it will take lots more of effort. Facilities को बढ़ाना पड़ेगा, manpower को बढ़ाना पड़ेगा, not only doctors, other technicians, other staff, which also will be useful in स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, उन सबको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम उस गोल पे पहुंचेंगे जिसमें हम अर्ली डिटेक्ट कर सकें और Okay. ट्रीट कर सकें। और सर एक और प्रॉब्लम जो विच हैव कम अप मैनी अ टाइम्स कि देर इज टू लिटिल रिसर्च, कैंसर रिसर्च इन इंडिया, एंड स्पेशली जो रिसर्च हम लोग फॉलो करते हैं, इट्स बीन वी आर फॉलोइंग द रिसर्च फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। तो प्रॉब्लम ये है कि जो लोकली जो जनरेट एविडेंसेस होते हैं इंडिया में, रीजनल जो एविडेंसेस होते हैं, दे आर नॉट टेकन इनटू फैक्ट इन आवर रिसर्चेस। तो आउटकम उससे इम्पैक्ट होता है। See, that's what you are very right. We have a very difficult country, different diverse country. हर बंदे का थॉट प्रोसेस अलग है। सो हमारे एक टीचर है डॉक्टर चिंतामणि, ही ऑलवेज सेज इंडियन प्रॉब्लम शुड ऑलवेज हैव इंडियन सॉल्यूशंस। राइट। जैसा यहाँ पे बताया, डिजीज बायोलॉजी सेम है। हमारी कंट्री में डिजीज यंगर पेशेंट्स में आ रही है, एग्रेसिव टाइप की आ रही है। आवर ओन डाटा, थैंकफुली लास्ट फ्यू इयर्स से बड़े इंस्टीट्यूट्स लाइक एम्स, लाइक टाटा, लाइक अदर इंस्टीट्यूट्स आर कमिंग अप विद डाटा, बट दे आर स्टिल टेकिंग बेबी स्टेप्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, न्यू ड्रग डिस्कवरीज हैं, या कॉन्फ्रेंसेस हैं, R&D, ये सब चीज स्टार्ट हुई है, बट स्टिल वी आर 50-60 years behind western world. It will take time, but it is still a long way to go. We have to कैरिकुलम में डालना पड़ेगा। ईच एंड एवरी पर्सन हु इज डूइंग ऑन्कोलॉजी, whether it is medical, surgical, or radiation, they have to do research work, and that should be which really matters to the patients, not something which is very fancy. So it has to be kept in the curriculum. Each and every person will get the degree or license to work only after that research is completed. So it should be strict. ओके सर, अभी आपके लिए मेरे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं अराउंड मिथ्स एंड फैक्ट्स। सो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ 2 या 3 सिगरेट भी कैंसर का See, latest, first and foremost answer is yes. Even if I am taking one cigarette, it will increase. We are all living in NCR. It recent article on India by Germany, by a person in Germany, said जो नॉन स्मोकर्स हैं उनको भी कैंसर हो रहा है। Almost 19 to 20% of the patients who are diagnosed with carcinoma lung are non-smokers, क्योंकि यहाँ पे एयर पोल्यूशन लेवल्स ही बहुत ज़्यादा है। There's so many things in air which will cause problems, and one of the major factor is cancer. So even one cigarette will cause cancer, can cause cancer. आई होप जितने भी यंगस्टर्स हैं वो ये बात सुन रहे होंगे। सर अगला जो रैपिड फायर क्वेश्चन है वो ये है कि जो गुटखा है, पान मसाला है, खैनी है, क्या ये भी सिगरेट जितनी खतरनाक है फॉर ओरल Yes, कैंसर? ओरल कैंसर, कांस्टेंट इरिटेशन, वो क्या करते हैं, उसका मसाला बना के गाल के बीच में रख लेते हैं, दांत और गाल के बीच में, और ये कैंसर कॉज करता है। इंडिया इज द कैंसर कैपिटल एज फार एज हेड एंड नेक कैंसर्स आर कंसर्न्ड,
and majority, more than 80% of the causes of head and neck is tobacco in any form, whether it is pan masala, whether it is खैनी, whether anything else. So सबसे ज्यादा कॉमन यही रीजंस है जिसके कारण कैंसर होता है इंडिया में. ओके। और सर अगला मिथ है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कि कुछ लोग बोलते हैं कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक है जो हम ऑन्कोलॉजिस्ट रोज फेस करते हैं. पेशेंट को हम कहते हैं कि ये डायग्नोसिस करना है, इसका टुकड़ा निकालना होगा, एंड पेशेंट सेज नो. और ये सिर्फ गांव के नहीं, अर्बन लोग भी ऐसे ही हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी कहते हैं कि हाथ लगाने से कैंसर फैल जाएगा. अगर हम कैंसर का इलाज नहीं कराएंगे तो कैंसर फैलेगा. जब तक मैं उसका डायग्नोसिस नहीं कर सकता, जब तक मैं उसकी बायोप्सी या एफएनसी नहीं कर सकता, तब तक मैं उसको लेबल नहीं कर सकता कि ये कैंसर है. आई हैव टू बी डबली श्योर टू टेल द पेशेंट एंड हिज फैमिली कि ये कैंसर इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. मेनी कैंसर्स में बायोप्सी की जरूरत नहीं होती, जिसमें पेट स्कैन या रेडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर कट होता है. बट काफी सारे कैंसर्स ऐसे हैं जो एक्सेसिबल साइट्स है, वहां से हमें बायोप्सी लेना होता है और ये करना होता है. अगर आपके सर्जन, आपके गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपको बायोप्सी करानी है, प्लीज गो अहेड एंड रूल आउट कि वो बीमारी जो उन्हें लग रही है वो कैंसर तो नहीं है. इससे बीमारी फैलेगी नहीं, बट डायग्नोस होगी और आप उसका ट्रीटमेंट करवा पाएंगे. तो यस, बायोप्सी करवानी है अगर आपके सर्जन या गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, बिकॉज हिज सस्पिशन इज देयर. दैट सस्पिशन हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. सर एक्चुअली कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कहीं शरीर में गांठ होती है, तो वो डरते हैं कि ये कैंसर तो नहीं है, इस चक्कर में वो लोग जांच भी कराने नहीं जाते। तो क्या हर गांठ कैंसर हो सकती है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हर गांठ कैंसर नहीं होती. इवन छाती, ब्रेस्ट के अंदर भी काफी सारी गांठें होती हैं जो कैंसर नहीं होती. पर अगर कोई भी गांठ जो शरीर में पहले थी और उसका साइज धीरे धीरे बढ़ने लग गया है, जब वो पेनलेस थी, पेन होने लग जाए, स्किन उसके ऊपर की चेंज होने लग जाए, अल्सरेशन हो जाए, या मल्टीपल अदर गांठें बनने लग जाए, इस तरह का कुछ भी, उसका कैरेक्टर चेंज हो जाए, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो आपको इवेल्युएशन कराना चाहिए कि कहीं इसका बिनाइन मासेज है, कहीं कार्सिनोमा में चेंजेस तो नहीं हो गए. जैसे चर्बी की गांठ है, लाइपोमा बहुत कॉमन है, कहीं इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं आ गया, कहीं लाइपोमा का लाइपोमेटस ट्यूमर तो नहीं बन गया. तो हमें उसका चेक कराना चाहिए, बायोप्सी या एक्सीजन बायोप्सी करनी चाहिए. हाँ, कि आपको हर गांठ से घबराना नहीं है, आपको जाके समय से जांच करानी है उसकी। सर एक और मिथ है कि जेनेटिक्स के अराउंड ये मिथ है कि लोग ये समझते हैं कि हमारे उसमें जेनेटिक्स में या फैमिली हिस्ट्री नहीं है कैंसर की, तो हमें कैंसर नहीं हो सकता। ये आजकल के जो चैट जीपीटी के युग में बहुत कॉमन क्वेश्चन है. इंडिया में फॉर्चुनेटली जेनेटिक कैंसर के जो इंसिडेंस है काफी कम है, 6 to 8% ओनली. ऐसा नहीं है कि मेरे फादर को कैंसर होगा, हुआ तो मुझे होगा ही होगा. चांसेस ज्यादा है. पर कॉमन कौन से कैंसर्स हैं? जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, कोलोन कैंसर है. इसमें अगर आपके फैमिली में मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं, यंग एज में डायग्नोज हो रहे हैं, और एग्रेसिव टाइप के वेरिएंट्स हैं, तो हमें इवेल्यूएशन करना चाहिए और रूल आउट करना चाहिए कि ये कहीं बीमारी कैंसर जेनेटिक कॉज तो नहीं है. जैसे अगर किसी की मासी को है, मदर को था, नानी को है, यू इस तरह की जेनेटिक अगर हमारे फैमिली में हिस्ट्री में है, तब हमें ये डाउट जरूर रखना चाहिए. और सिंपल टेस्ट अवेलेबल हैं आजकल, जिससे हमें पता कर सकते हैं जेनेटिक म्यूटेशन उस फैमिली में है कि नहीं है, और अगर है तो हम उसका इलाज कर सकते हैं. हाँ, if you have a even have a positive family history of cancer, then you should go for genetic counseling also. Yeah. सर इसी पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन कि भारत को कैंसर से बचाने के लिए मैं बहुत ही संक्षेप में आपसे एक सलाह लेना चाहूंगा, वन फॉर मेल एंड वन फॉर फीमेल। आप क्या सलाह देंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जिन जिन चीज़ों से बीमारी हो रही है उनसे हम दूर रहेंगे. मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए अल्कोहल एंड टोबैको. सेकेंड, दोनों के लिए वी हैव टू बी फिजिकली एक्टिव. हम अपने आप को एक्टिव रखेंगे, हम अपना जो नॉर्मल नेचुरल खाना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो खाना खाएंगे. थर्ड, जिस जिस कैंसर की स्क्रीनिंग अवेलेबल है या वैक्सीन अवेलेबल है, स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स, लाइक ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राम, एंडोमेट्रियल के लिए अल्ट्रासाउंड, सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप्समियर डीएनए, ये सब कराएं. फोर्थ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
अपने आप को अवेयर करें। अगर कोई भी डाउट होता है, हम अपने फिजिशियन या सर्जन के पास जाएं और उस डाउट को क्लियर करें कि ये कहीं बीमारी कैंसर तो नहीं है। शुरू के टाइम में वहाँ पेन नहीं होता। बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि सर पेनलेस था, दर्द नहीं था। प्लीज, अगर आपको जब भी लगे आपके यूरिन में प्रॉब्लम है, स्टूल में प्रॉब्लम है और वो ठीक नहीं हो रही, तो आपको इवेलुएट कराना चाहिए और रूल आउट कराना चाहिए कि कहीं ये सिम्टम किसी और बीमारी का तो नहीं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच नवीन सर। आज आज हमारे पॉडकास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जुड़े, और रिपोर्ट पढ़ के मेरे को लगा कि क्यों ना इस ये जो डेटा है और जो फाइंडिंग्स और जो पैटर्न हमने जाना है, तो क्यों ना ये हम कम्युनिटी के साथ साझा करें। तो जैसे ही मैंने रिपोर्ट पढ़ा, सबसे पहले मेरे को आपका नाम ध्यान में आया कि डॉक्टर नवीन को हम पॉडकास्ट के बहाने लोगों को जागरूक करें अराउंड द कैंसर। तो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक थैंक यू। यू डॉक्टर गौरव, एंड थैंक यू चिप फाउंडेशन फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी बात कह सकूं। और मैं सीरियसली, हर ऑन्कोलॉजिस्ट ये चाहता है कि उसको पेशेंट्स एडवांस स्टेज में ना मिले, अर्ली स्क्रीन डिटेक्टेड मिले, जिससे रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे और पेशेंट की लाइफ भी बचेगी। थैंक यू।